हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर रंजीत सिंह की जो यूपीटीजीटी की बुक है उससे लिटरेरी टर्म। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है हमारी सीरीज का। बहुत अच्छी तरीके से हमने 2 पार्ट इसके कंप्लीट किया है। उसको काफी ज्यादा आपने इम्पोर्टेंट दी है और उसको उससे पढ़ा है, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिला है कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं। और इसमें एक आपको रिलायबल कंटेंट मिलेगा, यानी कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। जितना भी है वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, प्लस आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाया जाएगा, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसे आपको लिटरेरी टर्म्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन विद वेरी वार्म वेलकम। यस, सो फर्स्ट हमारे सामने जो स्लाइड है उस स्लाइड का नाम है, उस लिटरेरी टर्म का नाम है बॉर्डलराइज। यानी इस टर्म का जो प्रोनाउंसिएशन है वो यही है, बॉर्डलराइज। इसका क्या मतलब होता है, यानी टू अमेंड द रिटन वर्क बाय रिमूविंग और मॉडिफाइंग पैसेज कंसिडर वल्गर और ऑब्जेक्शनेबल। यानी कि जब आप कोई रिटन वर्क लिखते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे शब्दों को काट दिया जाता है जो कि वल्गर हो और जिनको मतलब पढ़ा जाने लायक ना हो, या सोसाइटी में वो शब्द या वो पैसेज जो है ना वो किसी तरीके का एक ऑब्जेक्शन क्रिएट करे, एक वल्गैरिटी को स्प्रेड करे, इसलिए वो काट दिया जाता है। जैसे कि आपने फिल्म में देखा होगा तो सेंसर बोर्ड क्या करता है, फिल्म तो बनाते हैं लेकिन उसमें से कई सीन्स को काट देता है, बिकॉज वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, सोसाइटी की जो रेपुटेशन है उसको खराब करते हैं, माहौल खराब करते हैं, इसलिए वो सीन काट दिए जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब आप कोई लिटरेरी वर्क लिखते हैं तो उसमें से भी पैसेजेस को काटा जाता है और उन लाइंस को हटाया जाता है जो कि वल्गर हो और ऑब्जेक्शनेबल हो। ठीक है, तो चलिए ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है कैकोफेनी। कैकोफेनी मतलब कैको मतलब कोई बुरी चीज है और फोनी मतलब साउंड से रिलेटेड है। अब कोई ऐसा साउंड जो हमें मतलब पसंद ना हो, एक हार्श है और उसमें सुन के बहुत इरिटेशन होती है, वैसा साउंड। यानी कि डेफिनेशन इसकी है हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड, यानी कि जो बहुत सारे साउंड्स का एक मिक्सचर हो जाता है तो वैसा साउंड हमारे कानों को चुभने लगता है। जैसे कि आप कभी इमेजिन करिए अपने आप को ट्रैफिक पुलिस में, जब 2-3 तरह की गाड़ियां जो होती हैं हॉर्न देने लगती हैं तो बहुत इरिटेटिंग सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एक ऐसा कोई बंदा जो गाना नहीं गा पाता है फिर भी वो गा रहा है तो उसको भी बर्दाश्त करना उस टाइम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि किसी से झगड़ा हो रहा है, लगातार जब 4-5 लोग बोलने लगते हैं इरिटेशन होने लगती है, तो ऐसा जो साउंड होता है उसको हम बोलते हैं कैकोफनी। ठीक है, एग्जाम्पल से यहाँ पे देखिएगा, जो जियान गाता था तो उसके फ्रेंड्स जो होते हैं अपना उनका सर्वर फटने लगता था, सब सामान टूटने लगता था, तो ऐसी वॉइस को बोलते हैं कैकोफनी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि ट्रैफिक में क्या होता है, कार जो होती है हॉर्न बजाने लगती है तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सिसोरा क्या होता है, सिसेरो जो होता है ग्रीक एक टर्म है जिसमें क्या होता था कि एक नेचुरल पॉज आता था। सिसोरा इज एन ऑडिबल पॉज और ब्रेक इन वर्स इन एग्जाम्पल बिलो। यानी कि इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं सिसोरा इज डिनोटेड बाय द डैश एंड कॉलन। डैश एंड कॉलन से ये इसको डिनोट किया जाता है सिसोरा को। जैसे कि ये जो लाइन है टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के पास ही ये कॉलन लगा है, तो ये क्या एक नेचुरल पॉज हम यहाँ पे ले रहे हैं। और यहाँ पे वेदर टेस्ट नॉबलर इन द माइंड टू सफर, ये हमारी अनदर लाइन है तो कंप्लीट करती है। तो नेचुरल पॉज यहाँ पे आया है, ये सिसोरा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है इंजाममेंट। इंजाममेंट बहुत इजी है और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी पोएम्स में, चाहे वो जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस हो, है ना, तो इस तरीके की जो भी पोएम है उसमें आपको इंजाममेंट बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होता है, यानी कि इसमें जो लाइंस होती हैं वो कंटिन्यू कर जाती हैं दूसरी लाइन में, यानी एक लाइन में उनकी बात को कंप्लीट नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा मूविंग, ये इसमें क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। मूविंग ओवर फ्रॉम वन लाइन टू अनदर विदाउट अ टर्मिनेटिंग पंक्चुएशन मार्क, यानी किसी पंक्चुएशन मार्क के बिना ये जब दूसरी लाइन में कन्वर्ट हो जाती, दूसरी लाइन में कंटिन्यू होती है, ऐसी जो ऐसी जो वर्स होती है, ऐसी जो स्टैंजा होती है, उसमें इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लिलेज आउट ऑफ द डेड लैंड, यानी कि अब क्रूलेस्ट मंथ यहाँ पे हो गया था, अब ये वाली लाइन जो है यहाँ भी आ सकती थी, लेकिन इन्होंने कंटिन्यू कहां से किया, ब्रीडिंग लिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड।
तो इस तरीके से वेस्ट लैंड है टीएस इलियट की, इसमें आप इस फिगर ऑफ स्पीच को आप देख सकते हैं, ठीक है। कैंटो क्या होता है? एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, उसके कई सेक्शंस होते हैं, उसको कैंटो बोलते हैं। वन ऑफ द सेक्शंस इनटू व्हिच सर्टेन लॉन्ग पोएम्स आर डिवाइडेड, यानी बहुत सारी जो सेक्शन एक लंबी सी पोएम जो होती है उसके कई सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, उसको हम कैंटो बोलते हैं। जैसे कि दांते की डिवाइन कॉमेडी थी तो वो 100 कैंटोज में डिवाइडेड थी। वैसे ही ओड टू द वेस्ट विंड जो है वो 5 कैंटोज में डिवाइडेड है। तो पढ़िएगा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देखिएगा, कैटास्ट्रॉफी क्या होता है? अ फाइनल इवेंट ऑफ द ड्रामेटिक एक्शन स्पेशली ऑफ अ ट्रेजेडी एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड ऑफन सडन डैमेज और सफरिंग अ डिजास्टर अटर फेलियर, यानी कि कोई ऐसा चीज हो जाए अंत में ट्रेजेडी में जो कि एक फेलियर की तरह कहा जाए, यानी कि बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाना। जब किसी ट्रेजेडी में एक ऐसा मोमेंट आता है तो बहुत बड़ा डिजास्टर आता है, यानी हीरो का आपने देखा होगा जब वो किसी विलेन से पंगा ले लेता है तो उसकी पूरी फैमिली को मार देते हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है किसी ट्रेजेडी में। तो इस टर्म को नाम दिया गया है कैटास्ट्रॉफी, यानी कि जब हीरो के पूरी फैमिली को मार देंगे तो एक बड़ा इवेंट हो जाएगा। अब उसके अंदर और बदले की भावना आएगी, उसके अंदर का पूरा हीरोइज्म बाहर आने के लिए ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं ड्रामा या ट्रेजेडी में। ओके, अब देखिएगा टाइप ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उनका क्या काम है, रोल क्या है और इनको ये टर्म क्यों दिया गया है। तो प्रोटेगोनिस्ट क्या होता है? द स्टोरीज मेन कैरेक्टर और हीरो ऑफन ड्राइव्स द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्शन, यानी ये मेन हीरो होता है, ये हीरोइन भी हो सकती है, हीरो भी हो सकता है। तो प्रोटेगोनिस्ट पे न जाइएगा, इसमें हीरो भी आ सकता है, हीरोइन भी आ सकता है, यानी कि वो कैरेक्टर जो पूरा का पूरा सेंट्रल जो प्लॉट है वो आगे बढ़ा रहा है, यानी उसके बिना आप इस ड्रामा को इमेजिन नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैकबेथ के बिना मैकबेथ नहीं है, हैमलेट के बगैर हैमलेट नहीं है और किंग लियर के बगैर किंग लियर नहीं है, तो ये सब प्रोटेगोनिस्ट है। ओके, एंटागोनिस्ट क्या है? तो एंटागोनिस्ट बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी एक विलेन कैरेक्टर होता है जो प्रोटेगोनिस्ट की लाइफ में ट्रबल लेके आता है, उसको परेशानी देता है, वो होता है एंटागोनिस्ट। अब यहाँ पर द कैरेक्टर और फोर्स अपोजिंग द प्रोटेगोनिस्ट क्रिएटिंग टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, यानी कि सारा टेंशन का दारोमदार किसके ऊपर होता है? विलेन एंटागोनिस्ट के ऊपर, यानी कि वो कुछ करेगा नहीं तो वो भी तब भी प्लॉट आके नहीं बढ़ेगा, यानी कि मेन कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन का जो कारण होता है वो एंटागोनिस्ट की स्ट्रैटेजीज होती हैं। डायनामिक कैरेक्टर क्या होता है? तो डायनामिक कैरेक्टर अ कैरेक्टर हु अंडरगोज सिग्निफिकेंट पर्सनल ग्रोथ चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इसमें एक आपको ऐसा कैरेक्टर मिलेगा जिसमें लगातार ग्रोथ होती रहेंगी। ओके, जैसे कि वो बुरा इंसान है तो धीरे धीरे उसको रियलाइजेशन होगा और उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो अंत में क्या करेगा कि शुरुआत में तो हीरो के अपोजिट होगा, देन उसके बाद जब उसके अंदर ग्रोथ होगी उसका पर्सनल, तब वो जाके सपोर्टर हो जाएगा किसका? हीरो का। ओके, स्टैटिक कैरेक्टर क्या होता है? स्टैटिक कैरेक्टर जो होता है इसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता, ये अंत से शुरुआत से लेके अंत तक बिल्कुल सेम कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि आपने जॉनी लीवर का कैरेक्टर देखा होगा, राजपाल यादव का कैरेक्टर देखा होगा फिल्मों में, तो ये कैरेक्टर्स कैसे हैं? ये थ्रू आउट फिल्म जो होते हैं रिमेन एक ही तरीके के होते हैं, यानी एक ही तरीके के डायलॉग बोलेंगे, इनको देख के आपको हंसी ही आएगी, यानी इनसे आपको कोई उस तरीके का नहीं कि इसके साथ क्या बुरा हो रहा है, यानी ये अच्छा हो जाए, इसके बुद्धि आ जाए, ऐसा आप कुछ नहीं सोचेंगे, आपको उनको ऐसे ही देख के मजा आता है। अ कैरेक्टर हु रिमेन्स कंसिस्टेंट एंड अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी, पूरी स्टोरी के दौरान ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। राउंड कैरेक्टर क्या होते हैं? अ वेल डेवलप्ड कैरेक्टर विद कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल ट्रेट्स एंड रियलिस्टिक पर्सनालिटी। राउंड कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से डेवलप्ड कैरेक्टर होते हैं। ओके, यानी कि वो हर तरीके से एक रियलिस्टिक पर्सन, मल्टी डायमेंशनल ट्रेट्स होते हैं, कंप्लीट कैरेक्टर कह सकते हैं राउंड कैरेक्टर को। अब राउंड कैरेक्टर जो होता है ये हमारा डायनामिक कैरेक्टर से अलग है। डायनामिक कैरेक्टर में आपको चेंज देखने को मिलेंगे, राउंड कैरेक्टर तो ऑलरेडी वेल डेवलपमेंट कैरेक्टर है, ठीक है। अब फॉइल क्या होता है? फॉइल जो होता है अ कैरेक्टर हु कंट्रास्ट विद अनदर ऑफन द प्रोटेगोनिस्ट टू हाईलाइट पार्टिकुलर टेस्ट, यानी कि ये बिल्कुल प्रोटेगोनिस्ट की तरह होता है, यानी प्रोटेगोनिस्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसके उसके डाउनफॉल का कारण बनती है। उन डाउनफॉल इसके अंदर नहीं होता, फॉइल के अंदर नहीं होता है, बट ये प्रोटेगोनिस्ट नहीं होता, बिकॉज कहते हैं ना कि काइंडनेस जो होती है वो कभी कभी आपके नुकसान का कारण भी होती है, लेकिन वो होना भी जरूरी है। तो हो सकता है वो प्रोटेगोनिस्ट के अंदर काइंडनेस है बट फॉइल के अंदर नहीं है, यानी सही समय पर जो चीज सही जगह पे आए
वो ज़रूरी होती है। तो प्रोटैगनिस्ट अपनी काइंडनेस की वज़ह से उसका डाउनफॉल हो जाता है और फ़ॉइल का इतना ज़्यादा नहीं है एक्ज़ैगरेट होके कि वो उसका डाउनफॉल हो जाए। तो ये समझ में आया कि फ़ॉइल किस तरीके से प्रोटैगनिस्ट से रिलेटेड है। क्लियर हो गए होंगे, ये कैरेक्टर चार्ट बहुत मेहनत से बनाया है, एक-एक को अच्छी तरीके से डिफाइन किया है ईज़ी लैंग्वेज में कि आपको समझ में आए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कौन-सा हमारा लिटरेरी टर्म नेक्स्ट है। कैरिकेचर, a picture or description of somebody that makes his her appearance or behavior funnier and more extreme than it is। यानी कि एक ऐसी पिक्चर होती है जिसमें उसका अपीयरेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा फनियर बना देता है, इतना वो फनी होता नहीं बट बना देता है। एग्जाम्पल समझिएगा यहाँ पे, जैसे कि ये मैडम जो है इनका जो कि ये कैरिकेचर है, क्या ये ऐसी दिखती हैं, क्या ये इनका ऐसा मुंह है कि इनका मुंह बहुत बड़ा है, बॉडी छोटी सी है, ऐसा तो नहीं है ना, बट ये कैरिकेचर ऐसे ही बनता है, ये फनियर इफेक्ट लाने के लिए बनाया जाता है। देखिएगा मोदी का कैरेक्टर है, मोदी का मुंह बहुत बड़ा बना दिया है और शरीर छोटा सा बना दिया है, तो यही कैरिकेचर का काम होता है। चियास्मस क्या होता है? दिस इज अ स्टेटमेंट विच रिपीटिंग वर्ड इन क्रिस क्रॉस सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस सीक्वेंस से क्या मतलब है? ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, वन शुड ईट टू लिव नॉट लिव टू ईट। यानी इसमें क्या होता है ना, ये जो फ्रेज है जैसे कि फेयर इज फोल एंड फोल इज फेयर, उल्टा रिपीट होती है, ये चीज होता है। यानी कि इधर के शब्द इधर आ जाएंगे, इधर के शब्द इधर आ जाएंगे, ऐसा होता है। एग्जाम्पल से देखिएगा, देखिए फेयर इज फोल एंड फोल इज फेयर, तो यहाँ फोल आगे आ गया और फेयर लास्ट में चला गया, इज यहाँ पे रह गया, तो यहाँ पे इंटरचेंज होते हैं वर्ड्स। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट सियास्मस का। ओके, डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन क्या होता है? डिनोटेशन इज ऑल अबाउट द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि प्राइमरी जो मीनिंग होती है डिक्शनरी की, वही मतलब डिनोटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल चेयर का मीनिंग होता है पीस ऑफ फर्नीचर विच इज यूज फॉर सिटिंग पर्पसेस। ओके, जैसे कि चेयर का एक जो मीनिंग होता है डिक्शनरी में वो है कि ये एक फर्नीचर है, पीस ऑफ फर्नीचर है और इसका पर्पस है कि ये बैठने के काम आता है। लेकिन जब आप कोनोटेशन में चेयर की बात करेंगे, इज कॉमनली अंडरस्टूड कल्चरल और इमोशनल एसोसिएशन दैट सम वर्ड्स और फ्रेजेस कैरीज। यानी कि किसी वर्ड के साथ जब कोई इमोशनल और कल्चरल एसोसिएट हो जाता है तो उसका जो मतलब निकलता है वो किस तरीके से निकलता है, वो कोनोटेशन में होता है। अ कोनोटेशन गोज बियॉन्ड द डिक्शनरी मीनिंग, ये डिक्शनरी से इतर जाके सोचते हैं। इन द केस ऑफ चेयर इट इज सिंबल ऑफ पावर, पोजिशन, स्टेटस एंड रिस्पेक्ट इटीसी। यानी कि यहाँ पे चेयर का जो मतलब होगा वो पावर से होगा, यानी कहते नहीं कि उनको कुर्सी मिल गई, उन्होंने कुर्सी हथिया ली, तो यहाँ पे कुर्सी हथियाने से मतलब कि पावर उन्होंने पा लिया। तो कोनोटेशन मतलब इमोशनल कल्चरल मीनिंग, और डिनोटेशन मतलब डिनोटेशन जैसे नाम से ही डिनोटेशन डिक्शनरी वाली मीनिंग। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि डिनोटेशन क्या है, कॉनोटेशन क्या है। बहुत अच्छी तरीके से आपको ये माइंड मैपिंग हो गई होगी इन दोनों टर्म्स की। ओके, नेक्स्ट है कर्टेन रेजर। कर्टेन रेजर क्या होता है? किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट, लॉन्गर या मोर इंपॉर्टेंट इवेंट को परफॉर्म होने से पहले, कुछ उससे पहले एक इवेंट होता है, उसको बोलते हैं कर्टेन रेजर। जैसे कि क्रिकेट मैच में क्या होता है कि हम फाइनल खेलने से पहले सेमीफाइनल होता है, सेमीफाइनल में हमको ये पता चलता है ये टीम्स हैं, ये हमारे फाइनल में जाएंगी, तो यही जो सेमीफाइनल होता है ये कर्टेन रेजर का काम होता है। ठीक ऐसे ही जब हमारा क्या बोलते हैं, जो हम कर्टेन रेजर में जैसे कि हमारे जो जैसे कोई हमारे स्कूल में इवेंट है तो हम क्या करते हैं, पहले सरस्वती वंदना करवाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं, देन उसके बाद जो हमारा मेन इवेंट होता है कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं या हमारे मिनिस्टर या शिक्षा मंत्री आते हैं तो वो अपना भाषण देते हैं, तो वो हमारा मेन इवेंट होता है। और मेन इवेंट जैसे कि हमारे में दीक्षांत हो रहा है, मेडल दिया जा रहा है, तो उससे पहले कुछ और चीजें हो रही हैं जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य हो रहे हैं ना, तो वो सब इसी में आता है। यानी कि किसी बड़े इवेंट होने से पहले कोई ऐसा एंटरटेनमेंट या अदर इवेंट होना कर्टेन रेजर कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। होप गाइस आप लोगों को समझ में आया हो।
और अगर सीरीज़ पसंद आ रही है तो मैं ऐसे ही और भी जितने भी हमारे लिटरेरी टर्म्स हैं उनको कंटिन्यू करूँगी। अभी हम मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो लिटरेरी मूवमेंट्स आए हैं उनसे क्वेश्चन, और कुछ हमारे जो कल्चरल टर्म्स हैं, यानी कि जो लिटरेरी थ्योरी से टर्म्स हैं जैसे एक्जिस्टेंशियलिज्म, फेमिनिज्म, इन सबको भी हम पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से हमारी सीरीज़ से जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ज़रूर, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, और तैयारी करते रहिए यूपीटीजीटी की। और आरपीएससी के भी अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आरपीएससी का भी मैंने कोर्स पढ़ा दिया है। अभी उसमें कुछ सेशंस बाकी हैं, उनको भी मैं कंप्लीट करवा दूँगी लिटरेचर का। सो ऐसे ही चैनल पे इससे जुड़े रहिए, इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के लिए आप जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।